हेलो बच्चों, कैसे हो आप। माय नेम इज गोविंद कुमार और आप मुझे देख रहे हो हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्कूलिंग हब पर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ऐसा टॉपिक है जो 9th 10th एवं 11th 12th चारों ही क्लासों को कवर करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने से पहले हमें एटम या फिर परमाणु के बारे में जानना आवश्यक है। एटम क्या होता है? तो एटम की डेफिनेशन क्या है? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। आप ऐसे समझिएगा जैसा जैसे बेटा जो सजीव जो होते हैं, सजीवों का जो शरीर होता है, सजीवों की जो बॉडी होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है? कोशिकाओं से। ऐसे ही जो निर्जीव पदार्थ होते हैं, निर्जीव पदार्थ जो होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनकी जो संरचना होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है? एटम से। तो जैसे ह्यूमन बॉडी में हम सेल्स को नहीं देख सकते, एक सिंगल सेल्स को नहीं देख सकते, ऐसे हम एक सिंगल एटम को नहीं देख सकते। तो एटम जो होता है एलिमेंट की फॉर्म में होता है। एटम जो होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? एलिमेंट की फॉर्म में होता है। तो ये एटम की डेफिनेशन हो गई। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है एटम कहलाता है। और परमाणु जो होता है वो 3 अपरमाणविक कणों या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। परमाणु जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल या अपरमाणविक कण से मिलकर बना होता है। इन कणों का, इन सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है। प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है? धनावेशित। और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पर देख रहे हो आप, ये एटम जो होता है स्पेरिकल होता है। एटम जो होता है गोलाकार होता है। और एटम के केंद्रीय भाग को हम कहते हैं नाभिक। एटम के केंद्रीय भाग को हम क्या कहते हैं बच्चों? नाभिक। नाभिक जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। नाभिक प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। और नाभिक में जो धनावेश होता है वो किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से होता है। और नाभिक के चारों ओर कुछ इस प्रकार से वृत्ताकार कक्षाएं होती है। ध्यान से देखिएगा, नाभिक के चारों ओर कुछ इस प्रकार से क्या होती है? वृत्ताकार कक्षाएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोष। और इन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर। ठीक उसी प्रकार जैसे पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये मैंने कोष की डेफिनेशन लिख दी यहाँ पर। परमाणु के नाभिक के चारों ओर कुछ वृत्ताकार कक्षाएं होती है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर कुछ वृत्ताकार कक्षाएं होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोष। जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोष। और किसी परमाणु में 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव कोष होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं KLMNOPQ डॉट 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 इन्फिनिटिव कोष होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये तो आपका बच्चों, ये तो कौन सा कोष हो गया? के कोष। ये तो कौन सा कोष हो गया? के। और ये कौन सा कोष हो गया? एल। ये कौन सा कोष हो गया? एम। ये कौन सा कोष हो गया? एन। और ये KLMNOQ। या फिर हम कह सकते हैं ये तो कौन सा कोष हो गया? पहला कोष। ये हो गया दूसरा कोष। ये हो गया तीसरा कोष। और ये हो गया चौथा कोष। और ये हो गया आपका 5वां कोष। ये कौन सा कोष हो गया? 5वां कोष। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा नेक्स्ट इसके परमाणु के जो कोषों के अंदर बेटा उपकोष होते हैं। कोषों के अंदर क्या होते हैं? उपकोष। उपकोष को बोलेंगे हम सब ऑर्बिट। क्या बोलेंगे? सब ऑर्बिट। या फिर हम कहेंगे सब सेल। या फिर हम क्या कहेंगे बेटा? सब सेल। अब उपकोष क्या होते हैं? ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा हमारा कोई हाउस है, हमारा जो मकान है, मकान के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं। मकान के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं बेटा? कंपार्टमेंट होते हैं। या फिर हम कहेंगे मकान के अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं, कमरे होते हैं। इसी प्रकार पर जो कोष के अंदर क्या होता है? कोष के अंदर भी कंपार्टमेंट होते हैं। कोष के अंदर भी क्या होते हैं? कमरे होते हैं। या फिर कोष के अंदर भी क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। कोष के अंदर भी क्या होते हैं बेटा? कंपार्टमेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? उपकोष। और किसी परमाणु में ध्यान रखना SPDF आदि उपकोष होते हैं। ध्यान रखना, अगर अगला उपकोष जो आएगा
वो है, अगला उपकोष यदि डिस्कवर होता है तो वो होगा जी। ध्यान दीजिएगा, अभी वर्तमान में 4 ही उपकोष है, एस, पी, डी एवं एफ, एस, पी, डी एवं एफ। अगर अगला उपकोष डिस्कवर होता है तो वो होगा जी। ठीक है बेटा, अगला उपकोष जो डिस्कवर होता है तो वो कौन सा होगा, जी। तो ध्यान दीजिएगा, किसी जो कोष के अंदर क्या होते हैं, उपकोष होते हैं, कोष के अंदर क्या होते हैं, उपकोष, और 4 प्रकार के उपकोष होते हैं, एस, पी, डी, एफ। एस का मतलब यहाँ पर शार्प है, पी का मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज और एफ का मतलब है फंडामेंटल। एफ का मतलब क्या है, फंडामेंटल। तो कोष के अंदर क्या होते हैं, उपकोष, कोष के अंदर क्या होते हैं, उपकोष। और ध्यान रखना बेटा, एस उपकोष जो होता है, एस उपकोष जो होता है, एस उपकोष की फुल फॉर्म, एस को बोलेंगे हम शार्प, एस को क्या बोलेंगे, शार्प, और पी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल, पी को हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रिंसिपल। डी को बोलेंगे डिफ्यूज, डी को क्या बोलेंगे, डिफ्यूज, और एफ को बोलेंगे फंडामेंटल, एफ को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल, फंडामेंटल। अब नेक्स्ट देखिएगा, एक होता है कक्षक, एक क्या होता है बेटा, कक्षक। इसको मिटा देता हूं मैं, आप उतार लेना। एक होता है बेटा कक्षक। अब कक्षक क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, कक्षक को अंग्रेजी में बोलेंगे हम ऑर्बिटल, कक्षक को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल। तो कक्षक क्या होता है, नाभिक के चारों ओर स्थित वह त्रिविमीय स्थान, नाभिक के चारों ओर स्थित वह त्रिविमीय स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिएगा, मान लो यदि आपसे पूछा जाए कि आपका राष्ट्र कौन सा है, तो आप कहोगे हमारा राष्ट्र कौन सा है, इंडिया या फिर भारत। और आप यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत में आप कहाँ रहते हो, तो आप आंसर दोगे राजस्थान। और यदि आप कहोगे राजस्थान में आप कहाँ रहते हो, तो राजस्थान में, जैसे मैं कहूंगा मंडावर, है ना, तो आपके सबसे ज्यादा पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, आपके सबसे ज्यादा पाए जाने की जो संभावना है, वो कहाँ होगी, मंडावर में। तो उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, क्या कहलाता है, कक्षक। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नाभिक के चारों ओर स्थित वह त्रिविमीय स्थान, नाभिक के चारों ओर स्थित वह त्रिविमीय स्थान, नाभिक के चारों ओर स्थित वह त्रिविमीय स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, नाभिक के चारों ओर स्थित वह त्रिविमीय स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, नाभिक के चारों ओर स्थित वह त्रिविमीय स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, कक्षक कहलाता है। क्या कहलाता है, कक्षक। अब ध्यान से देखिएगा, एस उपकोष के पास एक कक्षक होता है, एस उपकोष के पास कितने कक्षक होते हैं, एस उपकोष के पास एक कक्षक होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एस उपकोष के पास कितने कक्षक होते हैं, इधर तो लिख देता हूं मैं, यहाँ पर तो लिख देता हूँ उपकोष, यहाँ पर तो क्या लिख देता हूँ, उपकोष, और यहाँ पर लिख देता हूँ कक्षक, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, कक्षक। तो एस, पी, डी, एफ, 4 प्रकार के उपकोष होते हैं हमारे पास। ठीक है बच्चों, 4 प्रकार के उपकोष होते हैं, एस, पी, डी, एफ। अब जो एस जो होता है, एस का मतलब सीधा, ये गरीब आदमी है बेटा, ये क्या है, गरीब आदमी, इसके पास रहने के लिए एक ही रूम है, इसके पास रहने के लिए एक ही रूम है। पी का मतलब पैसे वाला, इसके पास रहने का मतलब, इसके पास रहने के लिए कितने रूम है, 3 रूम है। और डी जो है, डी का मतलब धनवान, इसके पास रहने के लिए कितने रूम है, इसके पास रहने के लिए कितने रूम है बेटा, 1, 2, 3, 4 और 5। और एफ के पास रहने के लिए कितने रूम होते हैं, 7। एफ के पास रहने के लिए कितने रूम होते हैं, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ध्यान दीजिएगा, एस उपकोष के पास एक कक्षक होता है, एस उपकोष के पास एक कक्षक होता है। पी उपकोष के पास कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक। और डी उपकोष के पास कितने कक्षक होते हैं, 5। और एफ उपकोष के पास कितने कक्षक होते हैं, 7। देखो 2 2 बढ़ा रहे हैं, एस उपकोष के पास 1 1 में 2 जोड़ दिया, पी के पास 3
3 में 2 जोड़ दिया, डी के पास 5 और 5 में हमने 2 जोड़ दिया, तो एफ के पास कितने हो गए 7। और न्यू उपकोष डिस्कवर होता है जैसे जी, तो जी में कक्षकों की संख्या कितनी होगी 9। जी में कक्षकों की संख्या कितनी होगी बच्चों 9। तो ध्यान दीजिएगा, ऑर्बिटल क्या होता है, नाभिक के चारों ओर स्थित वह त्रिविमीय स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, कक्षक कहलाता है। एस उपकोष के पास एक कक्षक होता है, पी उपकोष के पास 2 कक्षक होते हैं, सॉरी पी उपकोष के पास कितने कक्षक होते हैं 3, और डी उपकोष के पास कितने कक्षक होते हैं 5। डी उपकोष के पास कितने कक्षक होते हैं 5, और एफ उपकोष के पास कितने कक्षक होते हैं बेटा, एफ उपकोष के पास 7 कक्षक होते हैं। और ध्यान रखना, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के द्वारा भरे जा सकते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के द्वारा भरे जा सकते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के द्वारा भरे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, और उनका चक्रण क्या होगा, उनका चक्रण विपरीत होगा। अब जैसे एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। एस कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, और इनका चक्रण क्या होगा विपरीत। आप ऐसे नहीं इसमें आप ऐसे नहीं भर सकते इलेक्ट्रॉनों को, ये तरीका गलत है, या फिर ये तरीका भी गलत होगा, ये तरीका भी क्या होगा गलत। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विपरीत चक्रण में भरे जा, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के द्वारा भरे जा सकते हैं। अगर यदि हम बात करें पी उपकोष की, तो पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6, और मिनिमम तो कितने भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है बिल्कुल वैकेंट हो, खाली हो। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के द्वारा भरे जा सकते हैं। यदि हम बात करें डी उपकोष की, तो डी के पास कितने कक्षक है 5, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन। पी कक्षक में डी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 10। ऐसे ही एफ कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो एफ कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 14। 2 और 2 4 6 8 10 और 2 12 और 2 14। एस कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं बच्चों, एस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। पी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 6। डी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 10, और एफ कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 14। तो ये तो पूर्ण पूरित विन्यास हो गया। ये तो कौन सा विन्यास हो गया, पूर्ण पूरित विन्यास। ठीक है बेटा, ये तो कौन सा विन्यास हो गया, पूर्ण पूरित विन्यास। और ध्यान से देखिएगा, अगर यदि हम बात, ये तो पूर्ण पूरित है, यहाँ पर तो पूर्ण पूरित है। अगर यदि हम अर्धपूरित की बात करें तो एस कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, पी कक्षक में 3, और डी कक्षक में 5, और एफ में कितने होंगे 7। तो इसे बोलेंगे हम अर्धपूरित विन्यास। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, अर्धपूरित विन्यास, अर्धपूरित विन्यास। और एक नियम होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने का, कि पूर्ण पूरित और अर्धपूरित विन्यास अत्यधिक स्थायी होते हैं। पूर्ण पूरित एवं अर्धपूरित विन्यास अत्यधिक स्थायी होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। पूर्ण पूरित एवं अर्धपूरित विन्यास जो होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यधिक स्थायी होते हैं। इस चीज को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पूर्ण पूरित एवं अर्धपूरित विन्यास जो होते हैं वो अत्यधिक स्थायी होते हैं। पूर्ण पूरित एवं अर्धपूरित विन्यास अत्यधिक स्थायी होते हैं, अत्यधिक स्थायी होते हैं। पूर्ण पूरित एवं अर्धपूरित विन्यास अत्यधिक स्थायी होते हैं। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना, आगे काम आएगी। पूर्ण पूरित एवं अर्धपूरित विन्यास क्या होते हैं बेटा, अत्यधिक स्थायी होते हैं।
ये तो हमने कुछ बेसिक चीजों के बारे में पढ़ा। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने का क्रम निकालने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने का क्रम, तो इसको मिटा रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने का क्रम कैसे आता है? तो जो क्रम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 1s को। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा किसको? 1s को। ये तो हो गया आपका 1s। 1s के नीचे आएगा 2s। 1s के नीचे क्या आएगा? 2s। आप ऐसे समझिएगा, ये पहली कक्षा है, ये है ना, ये प्रथम क्लास है, और जो फर्स्ट क्लास में केवल एक ही सेक्शन है। फर्स्ट क्लास में केवल एक ही सेक्शन है 1s। अगर दूसरी क्लास की बात करें तो दूसरी क्लास में 2 सेक्शन होंगे। और सेक्शन यहाँ पर है SPDF। सेक्शन यहाँ पर कौन कौन से? SPDF। तो 2s। अगला सेक्शन कौन सा होगा? 2P। देखो क्लास तो सेम है, क्लास तो दूसरी है, और 2P के बाद यहाँ पर आएगा, ये हो गया 2P। दूसरी क्लास में 2 सेक्शन हो गए। अब नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी? तीसरी। तो ये 3s। 2s के नीचे 3s और 2P के नीचे 3P और 3D। तीसरा सेक्शन। तीसरी क्लास में कितने सेक्शन है बेटा? 3 सेक्शन। देखो क्लास तो सेम है, 3 3 3 और 3 सेक्शन हो गए SPD। और चौथी क्लास में कितने सेक्शन होंगे बेटा? 4 सेक्शन। चौथी क्लास में कितने सेक्शन होंगे? 4। एक तो हो गया आपका 4s, एक हो गया आपका 4P, एक हो जाएगा आपका 4D और एक हो जाएगा 4F। चौथी क्लास में 4 सेक्शन होंगे। अब ऐसे मत कर देना 5वीं क्लास में 5 सेक्शन होते हैं, क्योंकि हमारे पास बेटा 4 ही सेक्शन है SPDF। जो 5वां जो उपकोष अभी डिस्कवर नहीं हुआ, 5वां जो उपकोष है वो कौन सा? G। 5वां उपकोष कौन सा होगा? G, जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ। तो हमारे पास बेटा 4 ही उपकोष होते हैं SPDF। तो ऐसे सोचिएगा, जो अभी 4s के नीचे यहाँ पर आ जाएगा 5s, और 4P के नीचे आ जाएगा 5P, और 4D के नीचे आ जाएगा 5D, और 4F के नीचे आ जाएगा 5F। तो ध्यान दीजिएगा 5वीं क्लास में भी कितने सेक्शन है? 4 ही, क्योंकि 5वां जो सेक्शन है वो डिस्कवर नहीं हुआ। 5वां सेक्शन G है, जो कि अभी डिस्कवर नहीं हुआ। अब 5s के नीचे आएगा 6s, और 5P के नीचे 6P, और 5D के नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 6D, और 5F के नीचे क्या आ जाएगा? 6F। अब इनको बेटा क्या करना है? आपको तिरछा काटना है। इस प्रकार से काटना है आपको, क्या ऐसे तिरछा काटना है इनको, ऐसे इस प्रकार से आपको क्या काटना है बेटा? तिरछा काटना है। इस प्रकार से आपको क्या काटना है बेटा? तिरछा काटना है। अब ध्यान से देखिएगा तो क्या ऑर्डर आने वाला है हमारे पास। ऑर्डर जो होगा हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले क्या है? 1s। सबसे पहले क्या है? रास्ते में देखो पीछे से देखना है आपको बेटा पीछे से देखना है। तो सबसे पहले कौन आया? 1s, है ना। 1s आया सबसे पहले रास्ते में। कौन आया? 1s। और 1s के बाद कौन आएगा? 1s के बाद आएगा बेटा 2s। 1s के बाद कौन आएगा? 2s। 2s के बाद देखो नेक्स्ट, 2s के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? पीछे से आपको देखना है ना। 2s के बाद आएगा 2P, और 2P के बाद क्या आएगा बेटा? 2P के बाद क्या आएगा? 3s। 2P के बाद क्या आएगा? 3s। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, 3s के बाद क्या आएगा? 3P। 3s के बाद क्या आएगा बेटा? 3P, और 3P के बाद 4s। 3P के बाद क्या आएगा? 4s, और 4s के बाद आएगा 3D। 4s के बाद देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ तक लिख दिया 4s। 4s के बाद नेक्स्ट आएगा 3D, और 3D के बाद क्या आएगा बेटा? 3D के बाद आएगा 4P, और 4P के बाद क्या आएगा? 5s। 4P के बाद क्या आएगा? 5s। तो इस प्रकार से ये आपका ऑर्डर आएगा। 1s, 2s, 2P, 3s, 3P, 4s, 3D, 4P और 5s। हम जानते हैं बेटा s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। P में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। D में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। और F में अधिकतम 14। तो जहां पर भी आपको S दिखाई दे रहा है, चाहे कोई सा भी S हो, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। चाहे कोई सा भी P हो, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। 3s में 2, P में कितने? 6, S में 2, और D में 2। D में कितने आएंगे बेटा? D में आएंगे 10, 3D में 10, और 4P में 6, और 5s में 2। तो ये ऑर्डर हमारे पास निकल के आया है ना। ये ऑर्डर बेटा हमारे पास निकल के आएगा।
आपको केवल यहां तक याद रखना है, आपको केवल यहां तक याद रखना है 3D तक, आपको केवल कहां तक याद रखना है 3D तक। ओके, तो ये ऑर्डर जो आया, ये ऑर्डर जो आता है वो एक सिद्धांत होता है, आप वो सिद्धांत बेटा एक सिद्धांत होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं वो किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं, तो वो एक सिद्धांत होता है जिसको बोलते हैं आप वो सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत होता है बेटा? आप वो सिद्धांत। तो आप वो यहाँ पर एक जर्मन वर्ड है, आप वो यहाँ पर कौन सा वर्ड है? एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है निर्माण करना या फिर रचना करना। ध्यान रखना, जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप वो सिद्धांत के अनुसार भरे जाते हैं। आप वो जो होता है वो एक जर्मन वर्ड होता है जिसका जिसका अर्थ होता है निर्माण करना है फिर रचना करना। तो आप वो सिद्धांत को समझाने के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हमारा इस वीडियो में फोकस है कि तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से भरे जाते हैं, इस चीज को हमें समझना है। आप वो सिद्धांत के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इसको मिटा रहा हूं मैं, ये ऑर्डर हमें याद रखना है। तो जैसे मान लीजिएगा, इधर तो मैं यहाँ पर एक कॉलम बना देता हूँ परमाणु क्रमांक का, एक कॉलम यहाँ पर मैं बना देता हूँ परमाणु क्रमांक का। ठीक है बेटा, किसका बना दिया मैंने? परमाणु क्रमांक का। एक कॉलम मैं यहाँ पर बना देता हूँ परमाणु क्रमांक का। अगला कॉलम बना देते हैं तत्वों का। अगला कॉलम किसका बना देंगे? तत्व, एलिमेंट का। अगला कॉलम किसका बना दिया बेटा? एलिमेंट का। और इस ऑर्डर को मैं यहां पर इधर लिख देता हूं। ऑर्डर जो है वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 और 3d10, ये ऑर्डर मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये ऑर्डर मैंने बेटा यहाँ पर लिख दिया 3d10 तक, है ना। और इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, एक कॉलम तो बना दिया मैंने किसका? परमाणु क्रमांक का। एक कॉलम बना दिया बेटा तत्व का, और एक कॉलम बना देता हूँ मैं प्रतीक का। एक कॉलम किसका बना देता हूँ? सिंबल का। एक कॉलम मैंने यहाँ पे बना दिया सिंबल का, और एक कॉलम बना देते हैं बेटा किसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। एक कॉलम बना देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहला जो एलिमेंट है वो है हमारा हाइड्रोजन। पहला एलिमेंट कौन सा है बेटा? हाइड्रोजन। पहला जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन। अब बेटा होता क्या है, जनरली तत्वों के जो प्रतीक होते हैं वो उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर से या फिर अंग्रेजी नामों के प्रथम एवं द्वितीय अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जनरली तत्वों के प्रतीक या तो उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर से या फिर अंग्रेजी नामों के प्रथम एवं द्वितीय अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। तो हाइड्रोजन का अंग्रेजी नाम क्या है? HYDROGEN। तो इसका प्रथम अक्षर ले लिया बेटा H, इसका प्रथम अक्षर ले लिया H। और दूसरा जो एलिमेंट होता है, दूसरा जो एलिमेंट है वो है बेटा आपका हीलियम। दूसरा एलिमेंट कौन सा है? हीलियम। दूसरा एलिमेंट होगा हीलियम। हीलियम का अंग्रेजी नाम होता है HELIUM, हीलियम। तो तत्वों के प्रतीक या तो उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर से मिलकर के बने होते हैं या फिर अंग्रेजी नामों के प्रथम एवं द्वितीय अक्षरों से मिलकर के बने होते हैं। तो ध्यान रखना, जो प्रतीक जो होता है, प्रतीक जो होता है तत्व का, उसमें प्रथम अक्षर जो होता है वो तो कैपिटल होता है और द्वितीय अक्षर को हम लिखेंगे स्मॉल। प्रतीक का जो प्रथम अक्षर होता है वो तो होता है कैपिटल और द्वितीय अक्षर जो होता है वो होता है बेटा स्मॉल। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है बेटा वो कितना होता है? 2। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। इसके बाद जो अगला तत्व है लिथियम। अगला तत्व कौन सा है बेटा? लिथियम। उसके बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। 15 तक के एलिमेंट मैंने यहां पर लिख दिए हैं। फास्फोरस। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 3, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, बोरोन का परमाणु क्रमांक होता है 5 और कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 11, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14 और फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 15। तो 15 तक के जो तत्व है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब ध्यान से देखिएगा, लिथियम का जो प्रतीक होता है Li, बेरिलियम का प्रतीक जो होता है Be, बोरोन का प्रतीक होता है B, कार्बन का प्रतीक होता है C, नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N, ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O, फ्लोरीन का प्रतीक होता है F, नियोन का प्रतीक होता है Ne और सोडियम का प्रतीक होता है Na, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg। अब ध्यान रखना, सोडियम का जो प्रतीक है वो उसके लैटिन नाम नेट्रियम से लिया गया है। सोडियम का जो प्रतीक है वो उसके लैटिन नाम नेट्रियम से लिया गया है। तो नेट्रियम का प्रथम अक्षर ले लिया हमने N और द्वितीय अक्षर ले लिया A, तो Na। अगला जो होता है एल्युमिनियम का प्रतीक होता है Al, सिलिकॉन का प्रतीक होता है Si और फास्फोरस का प्रतीक होता है P। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने के लिए हमें ये ऑर्डर याद रखना है, 1s2 से लेकर के 3d10 तक, 1s2 से लेकर के 3d10 तक। अब ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन, एक तो मैं आपको बता देता हूँ परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक को समझिएगा, किसी तत्व के परमाणु या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, है ना, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक। मैं यहाँ पर लिख दूं, परमाणु क्रमांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z बराबर है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। Z बराबर क्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बराबर उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Z बराबर क्या होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर मैं कहूं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक बेटा 1 है। 1 इसका मतलब, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है बेटा 1, और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है 1। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है बेटा, इक्वल। ध्यान रखना, उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इक्वल। तो ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि मैं आपसे कहूं सोडियम, तो सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या बताइए, तो बेटा सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। इसका मतलब सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11। और हम जानते हैं कि ये न्यूट्रल परमाणु है, उदासीन परमाणु है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी बेटा, 11। अब स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं, हमें 1। हाइड्रोजन में हमें कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 1। तो स्टार्ट करते हैं 1s से। स्टार्ट किससे करेंगे बेटा, सबसे पहले कौन आएगा, 1s। तो 1s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1s में अधिकतम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एक कमरे में, ऐसे मान के चलो, एक कमरे में अधिकतम 2 लोग आते हैं, लेकिन हमारे पास तो रहने वाला 1 ही है ना, हमारे पास तो रहने वाला बेटा 1 ही है ना। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s1, है ना। ठीक है बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s1। अगर बात करते हैं हीलियम, तो हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा बेटा, 1s2, है ना। भाई हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन बनने बेटा, 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2। हीलियम के बाद आ जाइए लिथियम। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन बनने में, 3 इलेक्ट्रॉन।
लिथियम में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन बनने, 3। तो 1s में तो कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो आ जाएंगे 1s में, और 1 इलेक्ट्रॉन 1s कंप्लीट हो गया, उसके बाद कौन सा उपकोष आएगा, 2s, और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। समझो ध्यान से, लिथियम में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो स्टार्ट हमने किससे की, 1s से, 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s में आ गए, और 1s कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद जो अगला उपकोष होगा वो कौन सा होगा, 2s। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन बनने, 1 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, 2s में, 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s में आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा बेटा, 2s में। इसके बाद अगला जो एलिमेंट है बेरिलियम, बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन बनने बेटा, 4। तो ध्यान दीजिएगा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2, और 1s के बाद 4 इलेक्ट्रॉन बनने, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में आ जाएंगे। अब यदि हमें बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो बोरोन में प्रोटॉन कितने बेटा, 5। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 5, क्योंकि न्यूट्रल एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है, न्यूट्रल। तो बेटा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन तो किसमें आ जाएंगे, 1s में, और गलती से भी आप ऐसे मत लिख देना 2s3। s में बेटा अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े जा सकते हैं, 2। s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े जा सकते हैं, 2। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1। तो 1s2 2s1 सॉरी 1s2 2s2, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। 5 इलेक्ट्रॉन बनने ना बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन बनने, 5। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s में आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में आ गए। 2s के बाद जो अगला उपकोष है वो है 2p, तो 2p में आ जाएगा बेटा 1, 2p में आ जाएगा 1। तो 1s2 2s2 2p1। नेक्स्ट एलिमेंट है कार्बन, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन बनने बेटा, 6। तो 1s2 2s2 है ना, यहाँ तक तो कितने हो गए, 4, और 2p में कितने आएंगे बेटा, 2p में कितने आएंगे, 2। 2p में कितने आएंगे, 2 हो गए ना, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 2 6। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन बनने बेटा, 7। तो 1s2 2s2 2p3, 2 और 2 4 3 7। भाई 2s तक तो कितने हो गए बेटा, 4, और फिर 2p में कितने आ जाएंगे, 3। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बनने, 7, है ना। और पी में अधिकतम बेटा कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, 6। पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, 6। तो ऑक्सीजन का देखो यहां तक तो सेम होगा, 2p में कितने आ जाएंगे, 4। फ्लोरीन का भी देखो 2s2 तक, 2s2 तक तो समान होगा, और 2p में कितने आ जाएंगे बेटा, 5। और नियोन में बेटा ध्यान रखना 2s2 तक तो सेम होगा, और 2p में कितने आ जाएंगे, 6। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, आप इसको लिथियम का इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भी निकाल सकते हो। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2, और ये दूसरा कोष हो गया, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे भी लिख सकते हो, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हो, देखो ये तो पहला कोष हो गया, तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और ध्यान रखना 2s2 और 2p1, 2s2 और 2p1, देखो एक ही कोष है ना ये पूरा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये पूरा एक ही कोष है। बोरोन को आप ऐसे देखो, बोरोन का जैसे मान लो ये तो नाभिक हो गया, ये पहला कोष हो गया 1s, और ये दूसरा कोष हो गया कौन सा, 2s 2p, 2s 2p। इसके बाद तीसरा कोष आएगा, तीसरा कोष कौन सा आएगा, 3s 3p 3d, 3s 3p 3d। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये तो पहला कोष हो गया, ये दूसरा कोष हो गया, तो दूसरे कोष में 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पूरा ध्यान दीजिएगा 2 और 2, तो ये पूरा एक ही कोष है, 2s2 और 2p, 2s और 2p पूरा एक ही कोष है बेटा, 2s और 2p पूरा एक ही कोष है। अब यदि हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन के पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2, और ये पूरा दूसरा कोष है, ध्यान रखना 2s2 और 2p2, तो दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। नाइट्रोजन का आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2, और ये पूरा दूसरा कोष है, ध्यान रखना 2s2 2p3, 2s और 2p एक ही कोष होता है, 2s और 2p एक ही कोष होता है। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5। ऑक्सीजन कैसे लिख सकते हो, शॉर्ट में 2,6, और फ्लोरीन का 2,7, और बेटा नियोन का कैसे लिखोगे, 2,8, नियोन का कैसे लिखोगे, 2,8। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन। तो स्टार्ट करते हैं 1s2 से, तो देखिएगा 1s2 2s2 2p6, 2p6 तक कितने हो गए, 2 और 2 4, और 4 और 6 10, तो 10 तो ये हो गए, और 3s1, तो देखो शॉर्ट में कैसे लिखोगे, ये तो पहला कोष हो गया, और ये हो गया बेटा दूसरा कोष। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, और ये तीसरा कोष है, तीसरे कोष में ये देखो ध्यान से, यहाँ से तीसरा कोष स्टार्ट हो गया 3s1, यहाँ से बेटा तीसरा कोष स्टार्ट हो गया 3s1 से,
3s1। तो ये तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ऐसे भी लिख सकते हो 281। ठीक है बेटा, सोडियम का शॉर्ट में 281 भी लिख सकते हो आप। अगला एलिमेंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक कितने हो गए बेटा 10। और 3s में कितने आएंगे बेटा 2। 3s में कितने आएंगे 2। तो 2 और 2 4, और 4 और 6 10, और 2 12। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो एल्युमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन बनने बेटा 13। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, 12 तो यहाँ तक हो गए। और 3s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3s के बाद अगला जो कोष है, अगला जो उपकोष है वो कौन सा बेटा 3p। तो 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 1। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1। देखो ध्यान से, हो गए ना 13 इलेक्ट्रॉन। 2 और 2 4, और 4 और 6 10, और 2 12 और 1 13। तो ध्यान से देखिएगा, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 2, और दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 8। और ये तीसरा कोष हो गया 3s और 3p। 3s और 3p ये तीसरा कोष हो गया। तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 2 और 1 3। तो तीसरे कोष का हो जाएगा 3। तीसरे कोष का हो जाएगा 3, है ना। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8, और तीसरे कोष में 3 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर बेटा 14 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 2p6, है ना, 3s2 और 3p2। तो इसका शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 284। फास्फोरस में सेम होगा। फास्फोरस में देखो क्या आ जाएगा बेटा 3p3। फास्फोरस में क्या आ जाएगा बेटा 3p3। तो ये हमने 15 तक तो हमने पढ़ लिए। 15 के बाद आगे देखते हैं। 15 के बाद अगला एलिमेंट होगा, फास्फोरस के बाद अगला एलिमेंट होता है बेटा सल्फर। फास्फोरस के बाद अगला एलिमेंट कौन सा होता है बेटा सल्फर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, देखो सल्फर है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, है ना। सल्फर के बाद क्या आएगा बेटा क्लोरीन, क्या आएगा क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद आएगा आर्गन। आर्गन के बाद आएगा बेटा पोटेशियम। आर्गन के बाद क्या आएगा पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद आएगा कैल्शियम। पोटेशियम के बाद क्या आएगा बेटा कैल्शियम। तो 15 तक हमने पढ़ लिया बेटा। 15 के बाद आ जाइए, सल्फर का कितना हो जाएगा, सल्फर का हो जाएगा 16, और क्लोरीन का हो जाएगा 17, आर्गन का हो जाएगा 18, पोटेशियम का हो जाएगा 19, और कैल्शियम का हो जाएगा 20। कैल्शियम का कितना हो जाएगा बेटा 20। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम बढ़ते हैं किसका, सल्फर का। किसका बढ़ते हैं बेटा सल्फर का। तो सल्फर में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन बनने पड़ेंगे हमें, सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन बनने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1s से। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा, 1s में आ जाएंगे 2। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, यहाँ तक कितने हो गए देखो 2 और 2 4, सॉरी 2 और 2 4, और 6 10, और 2 12, और 3p में कितने आ जाएंगे 4। 3p में कितने आ जाएंगे 4। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। 3s2 तक कितने हो गए बेटा, 3s2 तक हो गए 12, है ना, और 12 4 16। तो 3p में कितने हो जाएंगे 4। 3p में कितने हो जाएंगे बेटा 4। अब स्टार्ट करते हैं क्लोरीन का, है ना। तो क्लोरीन का देखो ध्यान से देखिएगा, 3s2 यहाँ तक तो सेम रहेगा, और 3p में कितने हो जाएंगे 5। 3p में कितने हो जाएंगे बेटा 5। अगर आर्गन की बात करते हैं तो आर्गन में बेटा 3s2 तक तो सेम रहेगा, और 3p में कितने हो जाएंगे 6। 3p में कितने हो जाएंगे 6। अब पोटेशियम का निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन बनने बेटा 19। पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन बनने 19। तो ध्यान से देखिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, यहाँ तक कितने हो गए बेटा 18। यहाँ तक कितने हो गए 18। 2 और 2 4, और 6 10, और 2 12 6 18। 3p के बाद जो अगला उपकोष होगा वो कौन होगा बेटा 4s। 3p के बाद अगला उपकोष जो होगा वो क्या होगा 4s। तो 4s1 क्या हो जाएगा बेटा 4s1। इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, देखो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ये दूसरा कोष हो गया बेटा। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, और तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कोष में भी 8, और चौथे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, है ना।
चौथे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो 2881 क्या हो जाएगा, 2881। अब इसके बाद अगला एलिमेंट है बेटा कैल्शियम। तो कैल्शियम का ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम का कैसे लिखेंगे, कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 20। तो देखो 3p6, यहाँ तक तो कितने हो गए 18, और 4s में कितने आ जाएंगे बेटा 2। तो इसका शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2882, 2882। अब अगला जो एलिमेंट है वो है बेटा स्कैंडियम। अगला एलिमेंट कौन सा है, स्कैंडियम। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम। स्कैंडियम के बाद आता है बेटा टाइटेनियम। टाइटेनियम के बाद आता है वेनेडियम। टाइटेनियम के बाद क्या आएगा, वेनेडियम। वेनेडियम के बाद आता है क्रोमियम। क्रोमियम के बाद आता है बेटा मैग्नीज। मैग्नीज के बाद आता है आयरन। आयरन के बाद आता है कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद आता है बेटा निकल, और निकल के बाद आता है कॉपर, और कॉपर के बाद आता है जिंक। कॉपर के बाद आता है जिंक, ठीक है बेटा। कॉपर के बाद क्या आएगा, जिंक। तो ये 30 तक के तत्व, ये 30 तक के तत्व हमने यहाँ पर लिख दिए। तो टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैग्नीज, और मैग्नीज के बाद आयरन, आयरन के बाद हो गया बेटा कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद हो गया निकल, और निकल के बाद हो गया कॉपर, और कॉपर के बाद हो गया बेटा जिंक। कॉपर के बाद क्या हो गया, जिंक। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला स्टार्ट करते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम में कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं बेटा, में 21 इलेक्ट्रॉन बनने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 21। तो स्टार्ट करते हैं 1s से। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और यहाँ 4s2। यहाँ तक कितने हो गए बेटा 20। यहाँ तक कितने हो गए 20। तो 4s के बाद स्टार्ट होगा अगला, 4s के बाद अगला उपकोष होगा 3d। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बनने बेटा, एक इलेक्ट्रॉन। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बनने, एक इलेक्ट्रॉन, है ना। तो क्या हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1 हो गया ना बेटा 21 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29, और जिंक का बेटा 30। तो अगला एलिमेंट है हमारे पास टाइटेनियम। टाइटेनियम में 22 इलेक्ट्रॉन बन रहे। तो देखो यहाँ तक तो सेम रहेगा, 4s2 तक, 4s2 तक सेम रहेगा। यहाँ तक 4s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 20। तो 3d में कितने आ जाएंगे 2, 3d में कितने आ जाएंगे 2, है ना। तो 3d2। इसके बाद अगला एलिमेंट है वेनेडियम। अगला एलिमेंट कौन सा, वेनेडियम। वेनेडियम में आ जाएगा 3d3। और ध्यान रखना बेटा, एक तो क्रोमियम 24 और एक कॉपर 29, ये दो अपवाद है। एक तो क्रोमियम 24 और एक कॉपर 29। तो ध्यान रखना 12th क्लास में यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। 12th क्लास में कॉपर और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कई बार पूछा गया है। सीधा आएगा प्रश्न, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए या फिर जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, सॉरी कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए या फिर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। यहाँ 24, क्रोमियम 24, है ना, और क्रोमियम 24 और कॉपर 29, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इनके प्रतीक और लिख देते हैं। देखो सल्फर का प्रतीक S, क्लोरीन का प्रतीक Cl, आर्गन का प्रतीक होगा Ar, पोटेशियम का प्रतीक होगा K। पोटेशियम का जो प्रतीक है इसके लैटिन नाम कैलियम से लिया गया है। कैल्शियम का प्रतीक Ca, स्कैंडियम का Sc, टाइटेनियम का Ti, वेनेडियम का V, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का Mn, आयरन का Fe, और आयरन का प्रतीक इसके लैटिन नाम फेरम से लिया गया है। कोबाल्ट का प्रतीक Co, निकल का प्रतीक Ni, और कॉपर का प्रतीक Cu, और Zn का प्रतीक होगा, और जिंक का प्रतीक होगा बेटा Zn। जिंक का प्रतीक क्या होगा Zn। अब ध्यान से देखिएगा, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना है। क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं 24। तो ध्यान रखना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2 तक कितने हो गए बेटा, 4s2 तक हो गए 20। और 3d में कितना आना चाहिए, 3d में कितना आना चाहिए 4। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए 4। ठीक है बेटा, क्या होना चाहिए इसका 4s2 3d4, 4s2 3d4, लेकिन होता कुछ और है। ध्यान दीजिएगा 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 4, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 4।
तो ध्यान रखना 3D अर्धपूरित के लगभग करीब है। 3D जो है वो अर्धपूरित के लगभग करीब है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए 3D को, तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 5। और 5 होते ही बेटा ये क्या हो जाएगा? अर्धपूरित। 5 होते ही ये क्या हो जाएगा? अर्धपूरित। तो ध्यान रखना 4s और 3D की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। 4s और 3D की जो ऊर्जा होती है वो लगभग समान होती है। 4s और 3D की ऊर्जा जो होती है बेटा वो लगभग समान होती है। तो इसलिए 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है किसमें? 3D में। तो 4s में तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 1। और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 5। 4s में तो कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे बेटा? 4s में तो 1 इलेक्ट्रॉन, और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 5। तो ध्यान रखना ये अपवाद है। एक तो क्रोमियम 24 और एक कॉपर 29 में अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर ये अर्धपूरित है। तो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास अत्यधिक स्थायी होता है। मैंने एक लाइन आपको पहले भी लिखाई थी। इसके बाद मैग्नीज में इसको देख करके गलत कर देते हैं बच्चे, है ना, कि यहाँ तक 3D में 6 कर देंगे, मैग्नीज में 3D में क्या कर देंगे? 6। लेकिन ध्यान रखना मैग्नीज में तो नॉर्मल तरीके से बनना है। अपवाद जो एक तो यहाँ पर देखने को मिलता है क्रोमियम में और एक कॉपर में। मैग्नीज में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं? 25। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। यहाँ तक कितने हो गए? 20, है ना। और 3D में कितने आएंगे? 5। 3D में कितने आएंगे? 5। तो हो गए 25 बेटा, हो गए ना 25। अब इसके बाद आयरन की बात करें तो 4s2 तक तो सेम होगा आयरन में, और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 6। अगर यदि कोबाल्ट की बात करें तो 4s2 तक तो कोबाल्ट में भी सेम होगा, और 3D में कितने हो जाएंगे? 7। निकल की बात करें तो 4s2 तक तो कितना सेम होगा, निकल में भी 4s2 तक तो क्या होगा बेटा? सेम। और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? 3D में कितने हो जाएंगे? 8। 3D में कितने हो जाएंगे बेटा? 8। 4s2 तक तो सेम होगा। अब बात करते हैं कॉपर की। अब बात करते हैं बेटा कॉपर की। तो कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन बनने में? 29। कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं? 29। तो कैसे? देखो ध्यान से देखिएगा। कॉपर में अपन को 29 इलेक्ट्रॉन बनने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बनने बेटा? 29। कैसे बनेंगे? स्टार्ट करते हैं 1s2 से। स्टार्ट करते हैं हम 1s2 से। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 कितने इलेक्ट्रॉन बनने बेटा? 29। तो 4s2 तक कितने हो गए? 20। 4s2 तक कितने हो गए बेटा? 20। तो 3D में कितने आएंगे? 3D में कितने आएंगे बेटा? 9। 3D में कितने आएंगे? 9। तो नियम अनुसार तो ये होना चाहिए भाई, नियम अनुसार तो ये होना चाहिए, है ना। 4s2 तक कितने हो गए बेटा? 20। और 3D में कितने आने चाहिए? 9। लेकिन होता क्या है बेटा? देखो 3D देखो पूर्ण पूरित के लगभग करीब है। 3D जो है यहाँ पर वो पूर्ण पूरित के लगभग करीब है। तो 4s और 3D की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा 4s से 3D में। एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा 4s से 3D में। तो 4s में तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1। और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? 10। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। 4s में तो 1 और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। तो ये दो अपवाद देखने को मिलते हैं। एक तो क्रोमियम और एक बेटा कॉपर। ये दो अपवाद देखने को मिलते हैं। अब जिंक में कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं? 30। तो ध्यान दीजिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3D में आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। 4s2 तक कितने हो गए? 20। और 3D में कितने आ जाएंगे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 3D में 10 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये हो गया आपका जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।